The content of this video related to the past year question paper of Assistant Public Prosecutor and Public Prosecutor exam which is conducted by the UPSC in 2017. तो सीबीआई ने जब नोटिफिकेशन वो निकाली थी एपीपी और पीपी के लिए, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए थे और उनके आंसर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। ओरिजिनल jurisdiction of the Supreme Court to the exclusion of any other court does not include any dispute। तो ओरिजिनल jurisdiction जो सुप्रीम कोर्ट का होता है उसमें से क्या इंक्लूड नहीं होगा? सो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है कि गवर्नमेंट और किसी भी सिविल सर्वेंट के रिगार्ड में। सो बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सिविल सर्वेंट एज टू कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सर्विस रूल, तो ये ओरिजिनल jurisdiction में नहीं आएगा। सेकेंड इज डील के इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ नेशनल अवार्ड लाइक भारत रत्न, होल्डिंग दैट दीज अवार्ड डू नॉट अमाउंट टू टाइटल विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 18 में जो टाइटल वर्ड डिफाइन है उसमें भारत रत्न इंक्लूड नहीं करता है, वो टाइटल में नहीं आता। कौन सा केस है? तो इसका केस है बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मोहनी जैन आपका एजुकेशन से है, मोहनी जैन, और उन्नी कृष्ण आपका एजुकेशन से है, डी के बसु ये अरेस्ट से है, बालाजी राघवन है ये आपका टाइटल भारत रत्न से है। Which of the following fundamental right not be suspended with the proclamation of emergency is in operation? Proclamation of emergency that means 352, आर्टिकल 352। तो क्या सस्पेंड नहीं होगा? 20 and 22, सॉरी 20 and 21। नेक्स्ट क्वेश्चन की कौन से केस में था सुप्रीम कोर्ट वाइल रिकॉग्नाइजिंग द मुस्लिम वीमेंस राइट टू मेंटेनेंस फॉर द फर्स्ट टाइम? तो फर्स्ट टाइम किस में डिसाइड किया गया था? अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम। आगे पढ़ लेते हैं। ऑब्जर्व दैट अ यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी विल हेल्प द कॉज ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन बाय रिमूविंग डिस्पैरिटी लॉयल्टी टू लॉज विच हैव कन्फ्लिक्ट आइडियोलॉजी, राइट। नाउ फिफ्थ वन इज द डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स किस में है? 13 में है। सिक्स इज कि फॉर द सुप्रीम कोर्ट के पास कंटेम्प्ट का जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इट सेल्फ, तो कौन से आर्टिकल 129 में है? 7 में देख लीजिए कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें से पूछ रहा है कि कौन सी है। सो इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड इज देयर। देन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का कौन सा अमेंडमेंट है? सो दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट एक्ट। क्या सही नहीं है? तो बाकी ऑप्शन आप देख लीजिए क्या सही नहीं। आंसर ये है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ नो पावर टू ट्रांसफर अ केस पेंडिंग इन अ कोर्ट विद इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर टू एनी कोर्ट आउटसाइड दैट स्टेट। तो ये 2017 के हिसाब से था, राइट। अच्छा, अब आ जाते हैं 10 में कि कौन सा करेक्टली मैच है। तो गुड एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, ये किसमें? 279A। नाउ 246 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें पूछ रहे हैं क्या सही है। तो 246 ए में दिया 246 ए इज कंसिडर टू बी, ये कंटेन करता है नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज देयर बाय ओवरराइड आर्टिकल 254। और दूसरा पॉइंट है कि कन्फर एक्सक्लूसिव पावर ऑन द पार्लियामेंट विथ रिस्पेक्ट टू टैक्स ऑन गुड एंड सर्विसेज इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, कि इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स वाले मैटर में पार्लियामेंट को एक्सक्लूसिव पावर दे रहा है। नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज है। सो इस वजह से ये आर्टिकल 254 को ओवरराइड कर रहा है। नाउ डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जियोपार्डी आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2। फिर आता राइट टू ऑफ प्राइवेसी किस में डिक्लेयर किया गया? केस पुट्टा स्वामी केस में। देन रिजर्वेशन इन प्रमोशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अंडर आर्टिकल 16। तो इसमें बोला कि कौन कौन से रिक्वायरमेंट होगी, तो आप बैकवर्ड चेक करेंगे, बैकवर्डनेस, इनएडुकेट, और तीसरा मेंटेनेंस ऑफ इफिशियंसी इन सर्विस। ये तीनों पॉइंट कंसीडर किए जाएंगे। अब 15 क्वेश्चन है कि कौन से मैटर पे सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट इशू डायरेक्शन टू द गवर्नमेंट। तो इसका आंसर होगा बी, कि फॉर द कलेक्टिंग नेसेसरी क्वान्टिफिएबल डेटा ऑफ SC एंड ST कैंडिडेट इन सिविल सर्विसेज फॉर गिविंग देम रिजर्वेशन इन प्रमोशन, तो ये नहीं कर सकता। दैट काइंड ऑफ डायरेक्शन कैन नॉट इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट। 16 इज अबाउट जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इज नॉट इनविसेज्ड, तो इसका आंसर हो जाता है बी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। तो बी हो जाता है कि व्हेन अ बिल पास बाय द लोकसभा इज पार्टली मॉडिफाई द राज्यसभा,
तो छोटा मोटा तो मॉडिफिकेशन हो सकता है, बट जॉइंट सेशन की ज़रूरत तब पड़ती है जब डेड लॉक हो, कि जब पास ही नहीं हो सकता, तो उस केस में हमारा जॉइंट सेशन होता है। जॉइंट सेशन के लिए ध्यान रखना है कि 108 में है प्रेसिडेंट कॉल करता है, स्पीकर उसको प्रिसाइड करता है। 17 में देखते हैं डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी मेड अंडर आर्टिकल 370 327 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ। उसके बाद चलते हैं कियोतो हॉन वर्सेस जचेलो, किस चीज़ का केस है? सेवरेबिलिटी का केस है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। देन राइट टू स्पीडी ट्रायल हुसैन आरा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार। अब इसमें पूछा कि व्हाट इज़ नॉट करेक्ट, तो बाकी 3 स्टेटमेंट सही हैं। चौथा ये है कि द गुड एंड सर्विस टैक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड फॉर्म्स पार्ट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं करता है, उस चीज़ का पार्ट नहीं बनता है। 21 क्वेश्चन देख लीजिए, कंटिन्यूएंस ऑफ द प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आर्टिकल 372। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मीन्स कि कोई एक्ट जो 1947 के पहले का भी पास है लेकिन फिर भी आज चल रहा है, जैसे आईपीसी हो गया, 1860 का है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो ये सब आर्टिकल 372 के वर्चू से ही आगे प्रोसीड कर रहे हैं ना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया रिफ्यूज टू एक्सरसाइज इट्स पावर टू इशू डायरेक्शन टू डू कंप्लीट जस्टिस इन अ केस पेंडिंग बिफोर इट। तो ये निधि कैम है, ये व्यापम केस है रिलेटेड टू, जो कि स्टूडेंट एडमिटेड इलीगली टू मेडिकल कोर्सेज, एमपी में आपने बहुत नाम सुना होगा इसका। 23 विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्शन ऑफ द स्टेट इज़ नॉट परमिटेड अंडर आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या परमिट नहीं होगा? तो सी है इसका आंसर, दैट मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर एडमिशन ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एंड SC एंड ST टू माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो ये 15 में परमिटेड नहीं है। 24 विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट इज नॉट गारंटीड अंडर आर्टिकल 21 सब क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो द आंसर डी वुड बी राइट, दैट राइट टू ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड लेजिस्लेशन। 22 में है तो ये, बट अंडर क्लॉज 3 है और इसमें से 1 एंड 2 के बारे में बात कर रहा है। तो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट और ग्राउंड ऑफ अरेस्ट हो जाता है आपका 50 में हो जाता है, सेक्शन 50 CRPC में भी ये मेंशन है, और 57 में सी ऑप्शन हो जाता है कि 24 आवर्स के अंदर में आपको मजिस्ट्रेट के अंदर प्रोड्यूस करना है। और ये जो बी नंबर है कि आप लॉयर को कंसल्ट कर सकते हैं, ये भी 50 में लिखा हुआ है, सेक्शन 50 CRPC में। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिविलेज अंडर आर्टिकल 105, तो ये है फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट ऑन क्रिमिनल चार्ज। सिविल चार्ज में आपको इम्यूनिटी है, क्रिमिनल चार्ज में नहीं है ना। कौन सा सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस के रिगार्ड में, सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस या कोई ऑफेंस जो आपने वीमेन के अगेंस्ट में किया है, तो आपका कौन सा चैप्टर अप्लाई नहीं होगा, तो वो है चैप्टर 21A दैट डील्स विद द प्ली बार्गेनिंग। देन रिट हैबियस कॉर्पस का जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, वो CRPC में कौन से प्रोविजन से मिलता है, तो सेक्शन 97। फिर ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी एंड अदर केस 2014 का केस है, ये FIR से रिलेटेड था, बट इसमें ये पॉइंट और हेल्ड किया गया था कि ज़रूरत पड़ने पे ये कुछ पर्टिकुलर केसेस हैं, इन पे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकता है। उसी के रिगार्ड में सी ऑप्शन देखिए, इट इज़ मैंडेटरी फॉर द पुलिस टू रजिस्टर FIR उन केसेस अनलेस द केस फॉल इन द एक्सेप्शंस, तो यदि एक्सेप्शंस में आ रहा है तो छोड़ के, अदरवाइज आपको लिखना मैंडेटरी है। उसके बाद 28 के बाद सीधा 29, तो कौन सा सही नहीं है, तो डी देख लेते हैं। द सेशंस डिवीजन डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिवीजन एग्जिस्टिंग इन द स्टेट एट कमेंसमेंट ऑफ द CRPC शैल नॉट बी डीम्ड टू हैव बीन फॉर्म्ड अंडर सेक्शन 7 ऑफ द कोड, तो ये गलत है, राइट। बाकी ऊपर के 3 ऑप्शन सही हैं। दैट एवरी स्टेट शैल बी ए सेशंस डिवीजन और शैल कंसिस्ट ऑफ सेशंस डिवीजन एंड एवरी सेशंस डिवीजन शैल फॉर द पर्पस ऑफ CRPC बी डिस्ट्रिक्ट और कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। सो द स्टेट, दूसरा पॉइंट जो सही है, द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर द कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट ऑल्टर द लिमिट और द नंबर ऑफ द सच डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट। The state government may, after the consultation with the High Court, divide any district into subdivision and may alter the limit or the number of such division. 30 में आ जाइए कि 95 CRPC में जब certain publication can be forfeited and such warrant can be issued for the same. In this context, which of the following is the correct legal proposition? तो आपका दूसरा और तीसरा इसमें सही होगा, अ बुक कैन बी फॉरफीटेड एंड सच वारंट कैन बी इशूड फॉर द सेम। तीसरा, अ डॉक्यूमेंट कैन बी फॉरफीटेड एंड सच वारंट कैन बी इशूड फॉर द सेम।
जो पहला ऑप्शन है कि अ न्यूज़ पेपर कैन नॉट बी फॉरफिटेड एंड सच वारंट कैन नॉट बी इशूड फॉर द सेम एज इट वुड बी वायलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दिस इज रॉन्ग. देन 31 इज चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज एम्पावर्ड टू पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस है, तो 7 साल से ज़्यादा सजा नहीं दे सकता. वारंट केस डज नॉट मीन a case relating to an offence punishable with imprisonment for the 2 year, क्योंकि वो तो समन्स केस हो जाता है. देन 33 इज द ऑल्टरेशन ऑफ चार्जेस कब तक कर सकते हैं आप, बिफोर द जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड, राइट. देन 34 इज अ रिपोर्ट मेड बाय पुलिस ऑफिसर in a case which discloses after investigation the commission of a non-cognizable case shall be deemed to be a complaint. मतलब एक केस है जो कि कॉग्निजेबल की तरह ट्रीट किया गया और लास्ट में आपके पुलिस रिपोर्ट में ये निकला कि दिस इज़ अ नॉन कॉग्निजेबल केस, तो वो जो आप चार्जशीट लेके जाता है पुलिस वाला उसको कंप्लेंट ट्रीट किया जाता है. Then 35 is that who among the following is authorized to issue a warrant to search for a document, parcel or other thing in the custody of postal or telegraph authority. तो कोई चीज़ यदि पोस्टल या टेलीग्राफ अथॉरिटी के पास है तो कौन ऑर्डर कर सकता है, तो या तो सीजीएम करेगा और या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करेगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सेक्शन 357 जो सीआरपीसी है डज नॉट इंश्योर द मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट टू द विक्टिम, कौन से 354 ए वाले ऑफेंस के रिगार्ड में. 326 ए और 376 ए और ई के वाले के केस में उनको मिलेगा, बट 354 इस वाले में केस में नहीं मिलेगा 354 ई में. Now, in which one of the following offence cognizance shall be taken by the court only upon the complaint made by some person aggrieved by that offence, तो ये ऑफेंस होते हैं आपके मैरिज वाले रिलेटेड. देन जब भी प्रॉपर्टी सीज की जाती है पुलिस ऑफिसर के द्वारा विच इज़ नॉट प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट ड्यूरिंग द इंक्वायरी और ट्रायल, द प्रॉपर्टी फॉर डिस्पोजल शैल बी गवर्न बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द सीआरपीसी, तो ये हो जाता है 457. Now 39, what is the period of limitation prescribed under CRPC for filing a suit by an aggrieved person to establish his right or claim in respect of the property in dispute? In case his claim is disallowed by the court which ordered for the attachment of the property, तो ये हो जाता है 1 year, 1 साल का आपको मिलता है क्लेम करने का. Now, which among the following is competent to set aside a declaration of forfeiture of certain publication under section 95, तो 95 के ऑर्डर को कौन सेट असाइड करेगा, हाई कोर्ट करेगा. Now 438 के रिगार्ड में पूछा सीआरपीसी, तो इसका ये है ओपिनियन है कि यदि अरेस्ट होगा तो बंदे को बेल मिल जाएगा. सी पढ़ लीजिए, इन द इवेंट ऑफ सच अरेस्ट, तो 438 जब भी एंटीसिपेटरी बेल भले मिल गई हो बट सबसे पहले इन द इवेंट ऑफ अरेस्ट होगा, उसके बाद आप बेल पर रिलीज किए जाएंगे. Now 42 is which one of the following offences is a cognizable offense है, तो ये है when eternally giving provocation with intent to cause riot if rioting be committed, right. 43 is that कि cognizable and non bailable offense under the IPC, the CRPC 1973, violation of condition of remission of punishment, राइट. यानी रिमिट करने वाली जो पनिशमेंट को रिमिट करने के लिए जो भी कंडीशन इम्पोज की गई थी उसको आपने वायलेट किया, तो फिर आपको कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल की तरह डील किया जाएगा. नाउ 44 इज व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर द सेकंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन इन वॉयरिज्म, तो इसमें दिया है कि 3 साल से कम नहीं और 7 साल तक आप इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन आप दे सकते हैं. 45 में देखिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपका नहीं मिलता, डज नॉट एक्सटेंड टू कॉजिंग ऑफ डेथ ऑफ द अग्रेसर, कौन से केस में, इन असॉल्ट विथ इंटेंशन ऑफ आउटरीचिंग द मॉडेस्टी ऑफ वीमेन, इस केस में नहीं मिलेगा. किडनैपिंग, अबडक्शन, ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट वाले में मिल जाएगा. बाकी ऑफेंस ऑफ अबडक्शन इज कमिटेड एनी पर्सन. ना पनिशमेंट फॉर द रिपीट ऑफेंडर ऑफ द रेप, ये हो जाते हैं इम्प्रिजनमेंट फॉर द लाइफ, या जब तक वो जिंदा रहे ऑब्वियसली. Then 48 is about कि Jed was in possession of certain ornament and money at the time of her death, मतलब डेथ के टाइम में कोई आदमी उसकी प्रॉपर्टी को निकाल के जिसका वो हकदार नहीं है उसका कुछ मिस यूज़ कर देता है, अपने यूज़ में ला देता है, तो इसके लिए आप सेक्शन 404 IPC ये कवर करता है. आप उसमें ओपन करके आप देख सकते हैं सेक्शन 404. नाउ 49 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013, ये किसके रिकमेंड किया था, इसने वर्मा कमेटी ने. जस्टिस मेलविल जिन्होंने आर वर्सेस गोविंदा का डिसीजन किया था, किस चीज़ पे है, डिस्टिंक्शन बिटवीन द कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर. अब सेक्शन 300 का थर्ड क्लॉज है, वो कौन से केस पे डिपेंड करता है, जस्टिस विवियन बोस ने दिया था, विरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब.
उसके बाद आ जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द आईपीसी डज नॉट अट्रैक्ट पनिशमेंट टू द पब्लिक सर्वेंट हु फेल्ड टू रिकॉर्ड एनी इन्फॉर्मेशन गिवन टू हिम अंडर सबसेक्शन 1 of 154। तो 363 वाले ऑफेंस यदि नहीं लिखता तो पब्लिक सर्वेंट को, पुलिस ऑफिसर को पनिशमेंट कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन 326, 376 और 509 वाले ये सब ऑफेंस करता है, ऑफेंस वाले एफआईआर नहीं लिखता तो उस केस में पनिशेबल हो जाएगा ना। इसमें एक चीज़ है 53 है कि प्रिंटिंग और पब्लिशिंग ऑफ द नेम or any matter which may make known the identity of the victim of offense under so and so offenses, the IPC is not permissible if the authorization is given by the next akin to his close friend in writing, right? 54 देख लीजिए, गाइडलाइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फैमिली वेलफेयर कमेटी बाई DLSA। तो 498 पे कौन सा केस था, राजेश शर्मा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। 55 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज नॉट करेक्ट। कौन सा गलत हो जाएगा, द एक्ट इंटेंडेड नेसेसरी शुड बी टेक प्लेस, ये ज़रूरत नहीं है कॉन्स्पिरेसी के लिए। 56 विच वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ हर्ट इज़ नॉट डिजिग्नेटेड एज अ ग्रीवियस हर्ट। तो 2 वीक के लिए किसी को सफरर इज अनेबल टू फॉलो हिज ऑर्डनरी परस्यूट फॉर अ पीरियड ऑफ 2 वीक, वहाँ पे डेज का नंबर है 20 डेज है, तो इस वजह से ये हो जाता है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेप्शन फॉर द ऑफेंस ऑफ डिफेमेशन। तो कौन सा नहीं है, तो बी हो जाता है कि टू एक्सप्रेस इन गुड फेथ एनी ओपिनियन वट एवर रिस्पेक्टिंग द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन टचिंग एनी पर्सनल क्वेश्चन एंड रिस्पेक्टिंग हिज कैरेक्टर सो फार एज हिज कैरेक्टर अपीयर्स इन दैट कंडक्ट एंड नो फर्दर। दिस इज नॉट एक्सेप्शन फॉर द ऑफेंस ऑफ डिफेमेशन, यहाँ पे किया जाएगा। 58 देख लीजिए कि एक्स को एक रिंग मिलती है रोड साइड पे और तुरंत बेच देता है बिना डिस्कवर किए ओनर को, तो व्हाट काइंड ऑफ ऑफेंस हैज़ बीन डन, सो एक्स इज गिल्टी ऑफ डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। उसके बाद 59 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी इंग्रेडिएंट टू इनिशिएट प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट द हस्बैंड फॉर द डेथ ऑफ मैरिड वीमेन अंडर सेक्शन 304B। तो यह है डेथ कॉज विद इन द 7 years ऑफ हर मैरिज। 60 देख लीजिए कि सेक्शन 303 जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया मिट्ठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। 61 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट अट्रैक्ट द जनरल एक्सेप्शन मेंशन इन चैप्टर 4 ऑफ द आईपीसी। ये है वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन, क्योंकि इनवॉलेंट्री करता है ना, इनवॉलेंट्री आता है 85 में, वॉलेंट्री नहीं आएगा। 62 देख लीजिए कि अंडर विच ऑफेंस आईपीसी इट इज एन ऑफेंस टू वॉलेंटरली ओमिट टू सप्लाई द नीड एंड वॉन्ट्स ऑफ द हेल्पलेस पर्सन फॉर होम द पर्सन इज बाउंड बाय लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट। तो एक लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जहाँ पे आपको ये सारी की सारी चीज़ें सप्लाई करनी थी, आपने नहीं किया, सो द ऑफेंस विल बी कवर्ड ऑफ 491 आईपीसी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्ली ऑफ एलिबाई, आपका सेक्शन 11 में है, क्या करेक्ट नहीं है विद रिस्पेक्ट टू रूल ऑफ जस्टिस, दैट इट मस्ट बी इंडिपेंडेंट फैक्ट प्रीवियसली और सब्सिक्वेंट नॉट रिलेटेड टू द ट्रांजैक्शन, दिस इज रॉन्ग। बेस्ट एविडेंस रूल हो जाता है आपका ओरिजिनल आर अवेलेबल। देन 66 क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि ए इज अक्यूज ऑफ मर्डर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्ट इन इशू। तो फैक्ट इन इशू क्या है, और उसमें पूछा कि क्या फैक्ट इन इशू नहीं होगा, मतलब कौन सा चीज़ नहीं मानेंगे हम। सो द ए वॉज टू पुअर, तो ये तो कोई मैटर ही नहीं करता केस के लिए। नाउ 67 इज द डाइंग डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 32 ऑफ द इंडियन एविडेंस इज एन एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ हियरसे। हियरसे वाले में बोलता है कि नहीं ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, और इस केस में 67 में यदि नहीं है तो भी है उसको वो एविडेंस एडमिसिबल हो जाता है। 68 आ जाइए, शैल प्रिज्यूम का मतलब क्या होता है कि प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है ना कि ये फैक्ट है, तो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ पे है एज वेल एज रिबटेबल प्रिजम्पशन। देन 112 हो जाता है लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड। 70 देख लीजिए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू डाइंग डिक्लेरेशन इज नॉट करेक्ट। 32 में फिर से पूछा कि क्या सही नहीं है, सो द आंसर इज द डाइंग डिक्लेरेशन गिवन टू अ क्लोज रिलेटिव शैल बी द सोल एविडेंस फॉर द कन्विक्शन ऑफ द एक्यूजर। तो यहाँ गलत क्या है कि सोल एविडेंस, एक्सेप्ट तो हो जाएगा बट आप इसे सोल एविडेंस नहीं बोल सकते कि यदि आपने क्लोज रिलेटिव को दिया है। देन सेक्शन 113 है प्रिजम्पशन एज टू द डाउरी डेथ। 72 है कि स्टेटमेंट अबाउट द टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पर इट इज़ नॉट करेक्ट। तो इसमें बोला कि टीआईपी इज अ पीस ऑफ सब्सटैंटिव एविडेंस, ये गलत है। टीआईपी कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पीस ऑफ सब्सटैंटिव एविडेंस।
देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेकेंडरी एविडेंस, क्या सेकेंडरी एविडेंस नहीं होगा? तो ऐसी कॉपी जो कि ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम ए कॉपी बट नॉट कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल, यदि आपने ओरिजिनल के साथ कंपेयर नहीं किया तो फिर मानेंगे नहीं सेकेंडरी कॉपी। देन सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 परमिट द यूज ऑफ डिस्कवरी एविडेंस विच लेज डाउन, मतलब 27 में क्या रेलिवेंसी होगी? तो डी में दिया है ऑप्शन सही होगा कि इंफॉर्मेशन गिवन बाय द अक्यूज्ड एज रिलेट्स डिस्टिंक्टली टू द फैक्ट दे आर बाय डिस्कवर्ड, और तो वो इंफॉर्मेशन जो अक्यूज ने दी है वो रिलेवेंट हो जाती है। 75 अ कन्फेशन इज एडमिसिबल इफ इट इज मेड बाय द अक्यूज्ड टू, कि कन्फेशन एडमिसिबल कब होगा? यदि ये मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट को जब वो कस्टडी में रहे पुलिस ऑफिसर की तब दे, तो ये कन्फेशन एडमिसिबल हो जाएगा ना। यदि कोई एक ऐसा आदमी है जो कि बोल नहीं सकता, हु कैन नॉट स्पीक, और कोर्ट में वो लिख के देता है, साइन करता है उस पर, तो कौन से एविडेंस से माना जाएगा? सो दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ ओरल एविडेंस। तो यहाँ तक सिर्फ हमारे प्रोसीजरल लॉ के थे। अब उसके बाद चालू हो जाते हैं ये जो स्पेशल एक्ट इन्होंने लिखे हैं, तो उसके रिगार्ड में है कि अब 77 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फंक्शन एंड पावर ऑफ द सीवीसी। तो सी में क्या होगा? इंक्वायरी इनटू एनी कंप्लेंट अगेंस्ट एनी ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। देन 78 विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ कमेटी which recommend the name for the appointment of a CVC, Central Vigilance Commissioner, तो नॉट अ पार्ट ऑफ कमेटी, तो आंसर होगा बी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेटेड बाय हिम। देन 79 द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस ओनली इफ ही, तो आपके ये इंगेज इन एनी पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस, ये भी सही होगा। Become interested in any contract made on behalf of the government of India and any inquiry has found him guilty of by the Supreme Court, has been convicted of an offence involving moral turpitude, right? Then 80 is about the correct क्या है कि he is a public servant under the meaning of section 21 IPC। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, तो आईपीसी में 21 में दिया है पब्लिक सर्वेंट, उसमें यह आ जाएगा ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोसीडिंग ऑफ सीवीसी इज करेक्ट, तो ये हो जाते हैं कि ऑल प्रोसीडिंग शैल बी कंडक्टेड एट हेडक्वार्टर, कोई भी प्रोसीडिंग शैल बी इनवैलिड मेयरली बाय रीजन ऑफ वैकेंसी इन द कमीशन, कोई वैकेंसी है तो इनवैलिड नहीं होगी ना। नो प्रोसीडिंग शैल बी इनवैलिड मेयरली बाय रीजन ऑफ डिफेक्ट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, कोई डिफेक्ट हुआ है अपॉइंटमेंट में तो भी नहीं होगी। नाउ 82 सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वॉज इस्टेब्लिश बेस्ड ऑन कौन सी कमेटी? संथानम कमेटी। देन सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एंड द विजिलेंस कमिश्नर ये कौन हो सकते हैं? पहला ये हो सकता है कि जो कि ऑल इंडिया सर्विस में रहे हो, और तीसरा होगा कि हु हैव बीन और इन एनी सिविल सर्विस ऑफ द यूनियन having knowledge and experience in the matter relating to vigilance, policy making, administration, including police administration, तो ये सारे लोग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बन सकते हैं। Now 84 is about the proceeding before the Central Vigilance Commission under CVC Act जो होगा ये कौन सी होगी? ये जुडिशियल प्रोसीडिंग मानी जाएगी। Now what is the term of office for the CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन? ये होगा 4 साल या 65 साल, जो भी अर्लियर हो। देन 86 अबाउट क्या गलत है? सो ऑल अपॉइंटमेंट इन द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कैन बी मेड बाय द पार्लियामेंट, दिस इज रॉन्ग। 87 अंडर द इंफॉर्मेशन, अब आ जाता क्वेश्चन आईटी एक्ट का। अभी तक हमारा चल रहा था ये पूरा आपका चीफ विजिलेंस कमिश्नर एक्ट वाला था, सीवीसी एक्ट। अब आ जाते हैं आईटी एक्ट 2000 में। तो बोला कि फर्स्ट कन्विक्शन फॉर द पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑफ मटेरियल डिपिक्टिंग चिल्ड्रन इन सेक्सुअल एक्सप्लिसिट एक्ट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, तो कितना होगा? आपको 5 साल की सज़ा प्लस 10 लाख रुपए का फाइन, ज़्यादा नहीं होगा, बस इतना होगा। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू सुपरिटेंडेंस ऑफ डीएसपीई is correct? Delhi Special Police Establishment Act is correct. So the power of Central Vigilance Commission over Delhi Special Police Establishment extend only to investigation of offence committed under the Prevention of Corruption Act 1988. यही चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू सुपरिटेंडेंस ऑफ द डीएसपी एस्टेब्लिशमेंट इज करेक्ट, तो ये ऑप्शन दे दिया इन्होंने।
द पावर ऑफ द CVC ओवर DSPE एक्सटेंड ओनली टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंस. सिर्फ आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे कमिटेड अंडर द पोका प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988. 89 is about the Central Bureau of Investigation to investigate case which is derived from the DSPE Act 1947. Now DSPE Act 1947 extended to the territory of whole of the India. 91 देख लीजिए कि for the DSPE Act 1946 for the investigation of any offence specified in a notification issued by under section 3. तो क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी इसमें कि अपॉइंट डायरेक्टर एंड द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी स्पेसिफाइड अंडर द एक्ट. एक डायरेक्टर अपॉइंट होगा. एक्सटेंड द पावर ऑफ द DSPE टू रेलवे, वो रेलवे को करेगा. एक्सटेंड द पावर ऑफ DSPE टू एनी स्टेट. Now 92 the DSPE Act 1946 क्या है ये, empower the central government to specify offence which can be investigated by the DSPE. Now 93 is about the word and expression used under the DSPE 1946 but not defined therein have the meaning assigned under the कहाँ पे, जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन 2003 में जो भी डिफाइन किया गया वहाँ से हम लेंगे. उसके बाद डायरेक्टर जो कि अपॉइंट होता है DSPE में शैल नॉट बी ट्रांसफर्ड एक्सेप्ट विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ कोई वो जो कमेटी अंडर सेक्शन 4A सब क्लॉज 1 ऑफ द एक्ट में डिफाइन की गई है. नाउ CBI केम इनटू एग्जिस्टेंस 1963 थ्रू अ होम मिनिस्ट्री. नाउ 96 द DSPE प्रोवाइड्स फॉर द व्हाट, ये क्या करता है, द इन्वेस्टिगेशन ऑफ स्पेशल स्पेसिफाइड ऑफेंस इन द UT, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेशल पुलिस फोर्स, एक्सटेंशन ऑफ पावर एंड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ स्पेशल फोर्स to offense committed in cantonment area located within a state. Now 97 is the IT Act 2000 क्या करे, which of the following statement is about the cyber terrorism are correct. इंडिपेंडेंट ऑफेंस है, इनकॉर्पोरेट किया गया IT Act 2008 के थ्रू और ये डिफाइन किया गया है 66F में. देन आ जाते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द IT 2000 प्रोवाइड फॉर द ऑडिट ऑफ अकाउंट मेंटेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. सो दिस इज सेक्शन 7A. 99 IT Act 2000 who among the following has power to suspend or revoke digital signature certificate. तो certifying authority which has issued a digital signature certificate. Section 100 question number 100 under the provision of the IT 2000 an application for the renewal of a license shall be made in such form accompanied by such fee not exceeding 5,000 rupees as may be prescribed by the central government and shall be made not less than in how many days before the date of expiry of the period of validity of the license. So this is a 45 days. 101 is the punishment for the cyber crime में क्या है आपका, imprisonment for the life है. श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया किससे रिलेटेड है, सो दिस इज सेक्शन 66A 69A और 79 से. 66A 69A और 79 तीन सेक्शन से ये रिलेट कर रहा है. ना द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड डाउन सेक्शन 66A. तो और ये पूछ रहा है कि किस चीज़ से रिलेट कर रहा था कॉन्स्टिट्यूशन में फॉर द वॉल्यूशन, तो ये हो जाता है आर्टिकल 19(1)A फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. और 104 में देख लेते हैं कि IT Act 2000 जो है डील्स विद द पनिशमेंट फॉर द टैंपरिंग विद द कंप्यूटर सोर्सेज डॉक्यूमेंट, तो ये है सेक्शन 65 में. 105 में देख लीजिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंटरमीडियरी रिगार्डिंग ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट एक्सटेंड टू कौन कौन सा होगा, टेकिंग इट डाउन आफ्टर रिसीविंग कोर्ट ऑर्डर आस्किंग इंटरमीडियरी टू एक्सपीडियसली रिमूव और डिसेबल एक्सेस टू सर्टेन मटेरियल. तो इंटरमीडियरी उसको ख़त्म कर देगा और वापस कर देगा. नाउ टेक इट डाउन आफ्टर रिसीविंग द गवर्नमेंट ऑर्डर आस्किंग इंटरमीडियरी टू एक्सपीडियसली रिमूव और डिसेबल एक्सेस टू सर्टेन मटेरियल. तो दोनों से ही हो जाएगा, तीनों मतलब दूसरा एंड तीसरा. Now 106 if any person contravene rule or regulation made under the provision of IT, so no penalty has been separately provided under this act, he is liable to pay compensation up to 25,000. Then next question is about the 107 कि कौन सा स्टेटमेंट सही है. तो इसमें सिर्फ ये वाला सही है कि द अपील अंडर IT Act 2000 कैन बी फाइल्ड बिफोर द टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिशमेंट अंडर द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997. 108 सब्सक्राइबर आपका 2ZG में है जो IT Act 2000 में मीन्स अ पर्सन इन हुज नेम द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज इशूड.
109 में देख लीजिए 25 IT Act 2000, द कंट्रोलर मे रिवोक द लाइसेंस रिगार्डिंग इशू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशूड अंडर सेक्शन 21. तो बाय मेकिंग एन इंक्वायरी एंड बाय गिविंग अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग कॉज अगेंस्ट द प्रपोज रिवोकेशन, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करके कर सकता है. 110 लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस इज कंसिडर्ड एज अ कॉग्निजेबल अंडर द प्रोविजन ऑफ IT Act 2000. तो ऐसा ऑफेंस जिसका पनिशमेंट 3 साल से ऊपर हो तो उसे कॉग्निजेबल कह सकते हैं. नाउ 111 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 एंड अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ स्पेशल जज. तो स्पेशल जज के ऑर्डर के अगेंस्ट में जब आप अपील जाइएगा तो वो हाई कोर्ट होगी. नाउ 112 अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर द अपॉइंटमेंट एज ए स्पेशल जज अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 अनलेस ही इज और हैज़ बीन. तो एक तो सेशन जज अंडर द CRPC 1973 या एडिशनल सेशन जज हो या असिस्टेंट सेशन जज हो, CJM नहीं चलेगा. 113 Puka 1988, if a person not expecting to be in office obtain a gratification by deceiving other into belief that he is about to be in office and that he will then serve them, he is guilty of cheating. Cheating का लगेगा. 114 any person charged with an offence punishable under the POCA shall be competent witness for the defence under section 21 of the act, but he shall not be called as a witness except at his own रिक्वेस्ट. CRPC 315 पढ़ लीजिएगा, आपको कुछ आपको काम का मिल जाएगा. 115 क्वेश्चन नंबर, द पनिशमेंट फॉर अबिटिंग अ पब्लिक सर्वेंट फॉर टेकिंग ग्रेटिफिकेशन इज पनिशेबल with punishment of imprisonment for the period not less than 3 years and which may extend to 7 years and also with the fine. दोनों चीज मिलेगा. Now the offence punishable under POCA 1988 shall be tried only by the special judge. पोका के केस स्पेशल जज के द्वारा सुने जाएंगे. तो सेक्शन 7 पोका द वर्ड ग्रेटिफिकेशन मतलब क्या होगा, नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू पिक्यूनरी ग्रेटिफिकेशन और टू ग्रेटिफिकेशन एस्टिमेबल इन मनी. 118 इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 13(1)(e of the Prevention of Corruption Act 1988 cannot be made without the order of such police officer who is not the below rank of the SP. Now, 109 are the member of the parliament public servant under the Prevention of Corruption Act 1988? So the answer is yes, they are public servant as they perform their public duty. And the last question of this whole paper is, according to the provision of the Prevention of Corruption Act, if any public servant commit criminal misconduct, then she shall be liable to be punished with such term which shall not be less than 4 साल, जो कि एक्सटेंड करके हो सकता है 10 साल ये फाइन. यही सेम क्वेश्चन आए थे आपके पीपी वाले एग्ज़ाम में, यानी एग्ज़ाम एक कंडक्ट हुआ था एपीपी और पीपी के लिए, बाद में मेरिट के हिसाब से डिसाइड कर दिया गया था. तो सेम यही पैटर्न होपफुली इस बार भी फॉलो होगा. दोनों वैकेंसी एक साथ निकली है तो पेपर कॉमन ही होगा. सो दिस वाज ऑल अबाउट द पेपर. काइंडली कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ ड्रॉप द कमेंट. थैंक